हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हुई है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भोजन के घटक, ठीक है। अब देखिए, जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं, यानी कि हम अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियाँ हो सकती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है यहाँ पर, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दही हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मांस का कोई व्यंजन हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, दही, मट्ठा और अचार, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि हमारे जो भोजन होता है इसमें कोई एक अन्य का भी भोजन हो सकता है। इसके अलावा दाल, दही, दूध, मट्ठा, मछलियाँ, अचार, ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको यहाँ पर बता भी रखा है, जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, है ना, तो वहाँ पर आपका अन्य का व्यंजन क्या होता है, मक्के की रोटी होती है। दाल और मांस का व्यंजन क्या होता है, आपका राजमा होता है। सब्जियाँ क्या होती है, सरसों का साग होता है, ठीक है। अन्य व्यंजन में आपका दही और घी होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पर अन्य का व्यंजन क्या होता है, आपका चावल होता है, ठीक है। दाल और मांस का व्यंजन क्या होता है, अरहर की दाल तथा रसम, जिसे चारों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सब्जियों में क्या होता है आपका कुंदरू, कुंदरू आप सभी ने खाया भी होगा, ठीक है। और अन्य व्यंजन में क्या होता है, मट्ठा, घी और अचार होता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा था। इसके अलावा यहाँ पर क्या रखा है कि जब कभी भी हम बाहर घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं हम क्या करते हैं, उसी को खा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, हमें अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ को खाना चाहिए ताकि हमें सभी प्रकार का पोषक तत्व मिल पाए, ठीक है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें अपने खाद्य पदार्थ में अलग अलग तरीके के जो है भोजन को सम्मिलित करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर बता रखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों, ठीक है, तथा जंतुओं से मिलते हैं। अब देखिए, इसका जो पहला वाला अध्याय था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी कच्ची सामग्री हमें होती है वो कहाँ से मिलती है, या तो हमें प्लांट से मिलती है और एनिमल से मिलती है, यानी कि हमारे भोजन का स्रोत क्या होता है, प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती है, ठीक है। इस तरह जो आपकी सब्जियाँ होती हैं, दाल हो गई, चावल हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था। आगे है कच्ची सामग्री के संगठक क्या है। इस कच्ची सामग्री के हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, जिसे हम लोग रफेज भी कहते हैं, फिर आहारी रेशे कहते हैं, ठीक है, तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो ये कच्ची सामग्री होती है कि मैंने आप लोग को बताया, जो सब्जियां होती हैं, जो दालें होती हैं, जो आपके अंडे होते हैं, ठीक है, दूध होते हैं, है ना, तो इनमें क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पर ये देखा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है, खनिज और लवण होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, रफेज चाहिए, रुक्षांश चाहिए। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि रुक्षांश क्या होते हैं, तो इसे हम लोग आहारी रेशे या फिर रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पर लगाया होगा तो आपको ये पता भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है ना। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं ना। अब हम कैसे ये पता लगाएं कि हमारे खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है ना। तो इसके लिए हमें क्या होता है, कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, कुछ परीक्षण करके, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, ठीक है। अब देखिए, जो परीक्षण हम कर रहे हैं इनके लिए हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बता रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको आयोडीन चाहिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग CuSO4 कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कहते हैं, ठीक है, ये चाहिए। विलयनों की आवश्यकता होगी, आपको कुछ परख नली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये तो बता रखा है कि हमें परीक्षण करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। क्या दे रखे हैं,
अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को चखने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपको मतलब कुछ निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शकरा के रूप में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो किस रूप में होते हैं। तो मंड और शकरा, जिसे हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है, मंड तथा शकरा के रूप में होते हैं। ठीक है, अब देखिए मंड क्या होता है, ये भी आप लोगों के मन में डाउट होगा। देखिए जब हम आलू को कट करके रख देते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक धब्बे आपको दिखाई देते हैं, तो वही क्या होता है, आपका मंड होता है ना, स्टार्च होता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाया जाता है, इसका हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता रखी है, जैसे जो आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन को तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधा भरी परख नली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन का मिला लीजिए। जैसे कि अगर आपको आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो आप जो है किसी बीकर में जल लेकर के उसमें टीचर आयोडीन के कुछ बूंदे मिला देंगे, तो वहाँ पर आपका आयोडीन का तनु विलयन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर आपको यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो आप जो है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट घोल दीजिए और यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट का विलयन बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ बता रखा है। इसके अलावा आपको क्या बता रखा है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने पर अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा घोलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी थी। हमने यहाँ पर जो पीछे पढ़ा था कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड तथा शकरा के रूप में उपस्थित होता है। तो अब इसका परीक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर मंड का जो परीक्षण किया था वो कैसे किया जाता है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जो भी खाद्य पदार्थ है जैसे कि आपका आलू ही हो गया, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाला परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से परीक्षण करके आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने आलू ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अब इस पर क्या कीजिए, जो आयोडीन है इसके 2 से 3 बूंद, ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉप होती है उससे गिरा करके देखिए। अगर जो खाद्य पदार्थ है उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक हो गया, ठीक है, यानी कि नीला या फिर काला हो गया, तो यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या है, मंड है। ठीक है, यानी कि स्टार्च उपस्थित है। तो यहाँ पर परीक्षण करके भी आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है कि आयोडीन के परीक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है, या फिर किस तरीके से करते हैं। तो उसमें क्या चाहिए, जब हम कोई कच्ची सामग्री होती है, ठीक है, जो उसमें आयोडीन की 2 से 3 बूंदें गिराते हैं तो वहाँ पर जो कलर होता है क्या होता है, ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसका परीक्षण किया था, मंड का परीक्षण किया था। ठीक है, हमने क्या पता करा कि कौन से पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने आयोडीन की जो बूंद होती है उससे परीक्षण करके देख लिया। अब हम लोग किसका परीक्षण करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बने वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका पेस्ट यानी कि चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाएं। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परत नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परत नली का पदार्थ, ठीक है, क्या परत नली का पदार्थ बैगनी हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको प्रोटीन का परीक्षण करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, अगर वो ठोस रूप में है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पेस्ट बनाएंगे यानी कि चूर्ण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चूर्ण बना लिया। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, इस परत नली में आप डाल देंगे, है ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर
उसके बाद में हम क्या करेंगे 10 बूंद, ठीक है 10 बूंद क्या करेंगे जल की डालेंगे, है ना। पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन का जो परीक्षण है उसको एक सही क्रम में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उसका आपने क्या किया, चूर्ण बना लिया, ठीक है। जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, 10 बूंद क्या किया, जल की डाल दी, है ना, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, यानी कि हिला लिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे 2 बूंद, ठीक है 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 की डालेंगे, है ना। फिर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे 10 ड्रॉप किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो चीज़ें स्टेप है ना, इसको आपको क्रम से ही याद रखना है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बना हुआ है ना, कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूर्ण बनाते हैं, जो खाद्य पदार्थ हमारा होता है ना, उसको क्या करते हैं पाउडर टाइप में बनाते हैं, फिर उसको परखनली में ऐड करते हैं। उसके बाद में हम 10 बूंद किसकी डालते हैं, जल की डालते हैं। उसके बाद में 2 बूंद हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की डालते हैं, और 10 बूंद हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं। उसके बाद में अगर हमारा जो कलर है वो पर्पल कलर हो गया, यानी कि बैगनी कलर हो गया, तो हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोटीन का यहाँ पर परीक्षण किया, है ना। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वसा के परीक्षण। तो वसा का परीक्षण सबसे आसान होता है, यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका मतलब कोई भी आप यहाँ पर कागज वगैरह ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप जो है जो फूड है आपका उसको रख लीजिए। उसके बाद में उसको या तो उस पर रगड़ दीजिए या फिर कागज़ को अच्छी तरीके से मोड़ दीजिए, हल्का सा दबा दीजिए। तो जब आप कागज़ को खोलेंगे, उसको प्रकाश में ले जा करके देखेंगे, तो वहाँ पर आपको तेल के धब्बे दिखाई देंगे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उस खाद्य पदार्थ में आपका वसा है, ठीक है, यानी कि फैट उपस्थित है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वसा का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें उपस्थित पोषक, जैसे कि कच्चे आलू की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है आपका मंड उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है मंड उपस्थित है, हाँ ठीक है। दूध में आपका क्या है, प्रोटीन उपस्थित है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूँ मूंगफली में, तो जब आप मूंगफली को किसी कागज़ पर रख करके ऐसे कूट देंगे या फिर दबा देंगे उसको, तो आपको वहाँ पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। तो उसमें क्या है आपका वसा उपस्थित है, ठीक है। बिना पका चावल चूर, तो इस तरीके से आप जो अलग अलग खाद्य पदार्थ के बारे में बता सकते हैं किसमें आपका मंड उपस्थित। जैसे कि आपका जो ये चावल है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, मंड उपस्थित हो जाएगा, है ना। इसी तरह आपको अलग अलग खाद्य पदार्थ दे रखा है, ये किसमें जो है आपका प्रोटीन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मंड है, क्योंकि जो हमारे भोजन में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड और शर्करा के रूप में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। किसमें आपका वसा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर दे रखा है ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया, ठीक है। अब देखिए अलग अलग खाद्य पदार्थ में अलग अलग तरीके की चीज़ें उपस्थित होती हैं, ठीक है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। तो सिंपल सी बात है, कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कि एक से अधिक पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया, ठीक है। हमने कौन कौन से आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में परीक्षण किया, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने परीक्षण किया, उसके बाद में वसा के बारे में किया, ठीक है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। देखिए जो विटामिन और खनिज होते हैं ना, इनकी हमारे बॉडी को बहुत ही अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी मात्रा में चाहिए रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे दे रखा है, भी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का भी परीक्षण देखा, विटामिन के मतलब विटामिन और खनिज के बारे में पढ़ा, है ना। तो आखिर ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें चाहिए क्यों रहते हैं, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे तो आप सभी को पता है कि इससे सामान्य तौर पे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें किससे एनर्जी मिलती है, फैट से, वसा से, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट से अधिक कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है या फिर वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, तो वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, यानी कि हमने
ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होता है ये क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है और जो वसा, इसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, हमें वसा देता है, फैट देता है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाद्य पदार्थ में आपका मिलता है, तो शकरकंदी में मिलता है, ठीक है, आलू में मिलता है, गन्ने में मिलता है, पपीता में मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो दे रखा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर शकरकंदी में मिलता है, आलू में मिलता है, गन्ने में मिलता है, पपीते में मिलता है, ठीक है, तरबूज में मिलता है, आम में मिलता है, ठीक है, मक्का में मिलता है, गेहूँ में, चावल में, बाजरा में। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, आपका चावल में, ठीक है, आलू में मिलता है ना। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वसा के कुछ स्रोत, तो इसमें भी आपके आ जाएंगे प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, प्लांट और एनिमल से मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्लांट सोर्स क्या हो जाएंगे, उससे में जो वसा है, ठीक है, जैसे कि आपका मूंगफली हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, तिल हो जाएगा, नारियल का तेल हो जाएगा, सोयाबीन का तेल हो जाएगा, सरसों का तेल हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल हो जाएगा। इससे क्या मिलती है, हमें वसा मिलती है। ठीक है, और इसके प्लांट एनिमल सोर्स क्या हो जाएंगे, आपके घी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे, मछलियाँ हो जाएंगी, ठीक है, मांस हो जाएंगे। ये क्या है, आपके एनिमल सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर प्लांट सोर्स देखे ही थे। ठीक है, तो ये आपके वसा के स्रोत थे। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन के स्रोत। तो इसमें भी आपके प्लांट सोर्स हैं और एनिमल सोर्स है ना। तो प्लांट से हमें कौन कौन सी प्रोटीन मिलती है, ठीक है, मतलब प्रोटीन जो हमें कौन कौन से प्लांट में मिलती है, तो चने में मिलता है, आपका मूंग में मिलता है, तुअर दाल में मिलता है, जो दालें होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा जो आपका सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, सोयाबीन में। ठीक है, मटर हो गया आपका, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन के प्लांट सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे मांस आ जाएगा, मछली आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, दूध आ जाएगा, अंडे हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोटीन के एनिमल सोर्स, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की आखिर हमारे शरीर को आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की आवश्यकता, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कौन से पोषक तत्व युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन, ठीक है, जिन भी खाद्य पदार्थों में आपका प्रोटीन पाया जाता है उस भोजन को हम क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, है ना। और जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, क्यों आवश्यकता होती है, शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए, है ना। विटामिन क्या करता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें आपका B1, B2, ठीक है, B3 कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों, ठीक है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया ना आप लोगों को, जो विटामिन होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं इनकी हमारी बॉडी को क्या होता है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी को कौन से खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन की, ठीक है, और खनिज लवण की क्या होती है, हमारे बॉडी में अल्प मात्रा में, यानी कि थोड़ी ही मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होता है, तो ये हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये जितने भी पॉइंट है ना यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन डी क्या करता है, अभी यहाँ पर अलग से भी चार्ट में आपको दे रखा है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको विटामिन के कुछ स्रोत बता रखे हैं कि विटामिन हमें कहाँ से मिलता है। ये आपके प्लांट सोर्स हो जाएंगे और ये आपके एनिमल सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो विटामिन है, अगर हम बात करें विटामिन ए की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग विटामिन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो विटामिन अगर हम ए की बात करें तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, पपीते से। ठीक है, जो आपके येलो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा कैरेट में मिलता है, आपका गाजर में मिलता है, मछली के तेल में, दूध में, ठीक है, आम में मिलता है ना। तो ये क्या होते हैं, आपकी विटामिन ए से भरपूर चीज़ें होती हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन बी के स्रोत क्या होते हैं, आपका चावल होता है, जो यकृत, जो मछली का लीवर वगैरह होता है, ठीक है, गेहूँ होता है, इसमें क्या मिलता है, आपको विटामिन बी मिलता है। ठीक है, तो ये आप स्रोत जितने भी याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन सी के कुछ स्रोत क्या होते हैं, जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी जो खट्टे नींबू वंश के जो फूल होते, मतलब जो फल होते हैं, उनमें क्या होता है, आपका विटामिन सी होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, आपका आंवले में होता है। ठीक है,
इसके अलावा देखिए आपका अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है आपका विटामिन सी होता है। टमाटर हो गया, है ना, संतरा हो गया, जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है आपका विटामिन सी होता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम विटामिन डी की बात करें तो ये आपका अंडे में मिलता है, मक्खन में मिलता है, दूध में होता है, ठीक है, मछली में मिलता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके विटामिन डी के स्रोत होते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, आयोडीन के कुछ स्रोत यानी जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है। तो आयोडीन के आपके स्रोत क्या हो जाएंगे, पालक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है फास्फोरस के स्रोत, ठीक है। तो जो आपके अनाज वगैरह होते हैं इसमें आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है। केला हो गया, दूध हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपके फास्फोरस के स्रोत होते हैं। लौह के स्रोत यानी आयरन वाली जो चीज़ें होती है जैसे कि आपका पालक हो गया, गावा हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, लीवर हो गया। तो इसमें क्या होता है आपके लौह तत्व होते हैं, ठीक है। कैल्शियम के स्रोत क्या होते हैं आपके, दूध हो गया, अंडा हो गया। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपके खनिज लवण के स्रोत है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं, है ना। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। देखिए बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है, जो हमारा बॉडी होता है, ठीक है, उसमें विटामिन डी होता है ना। सूर्य की उपस्थिति में जो हमारा शरीर होता है वो क्या करता है, विटामिन डी बनाता है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि जो हमारा शरीर होता है वो क्या करता है, विटामिन डी को बनाता है। कब, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है। जो हल्की हल्की धूप होती है ना, ठंडी का समय भी चल रहा है ना, तो इसमें जो हल्की हल्की जो धूप होती है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धूप में आपको विटामिन डी मिलता है, नहीं, जो हल्की हल्की सी जो मतलब मीठी मीठी धूप होती है ना, उसमें अगर आप मतलब खड़े रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, जो आपका बॉडी होगा वो खुद ही विटामिन डी बनाने लगता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है ना। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। मैंने बताया जो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं इनकी हमारी बॉडी को क्या होता है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से आपके खनिज लवण होते हैं यहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। मैंने क्या बताया है कि जो आपका चावल होता है इसमें आपका सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, समृद्ध स्रोत होता है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले कुछ देर पहले पढ़ा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, ठीक है। इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। और जो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं ये कम मात्रा में चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें क्या चाहिए, रुक्षांश, रफेज भी चाहिए, जो आहारी रेशे होते हैं, और जल भी चाहिए। तो ये आहारी रेशे हमें क्यों चाहिए, है ना, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे कि जो भी आप पादप उत्पाद, जैसे कि जो फल वगैरह खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, इनके जो छिलके होते हैं ना, उसमें आपका क्या होता है, रफेज होता है, रुक्षांश होता है, ठीक है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, है ना। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है कि जो रफेज होते हैं, जो रुक्षांश होते हैं, क्या हमारे बॉडी को कोई पोषक तत्व प्रदान करते हैं, नहीं, ठीक है। ये हमारे बॉडी को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बट ये हमें क्यों चाहिए रहते हैं इसके बारे में बताया यहाँ पर। फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी इनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, जो हमारे पेट में भोजन पच नहीं पाते, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में जो एक्सक्रीशन का आपका प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, रुक्षांश भी चाहिए, यानी कि रफेज भी चाहिए रहते हैं। अब आगे देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम दवा के रूप में लेते हैं, जैसे कि आपका जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं, जैसे कि आपका कॉफ़ी भी हो गया, जूस वगैरह अगर आप फलों के ले रहे हैं, है ना, तो इनसे भी हमारे शरीर में क्या होती है, जल की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी जल का यानी कि पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि आपके जो फल वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होता है, आपका जल होता है, वाटर होता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। ऐसा करते समय आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो इससे में पता क्या चल रहा है कि इसमें भी क्या आपका है, जल उपस्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है ना।
अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ पर बता रखा है, यानी कि संतुलित आहार के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, अगर हम इनको बार बार धुलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो इसमें जो विटामिन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट को पढ़ते हैं, संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांशदार जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है या फिर वसा सबसे ज़्यादा है ना। आपको एक बैलेंस में चीज़ें लेनी है, ना ही आपको आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को खाना है, ना ही आवश्यकता से कम, ठीक है। और हमारे जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें रफेज और जल भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बैलेंस में वो चीज़ें, हमें आवश्यकता से अधिक भी कोई चीज़ नहीं खानी और आवश्यकता से कम भी, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए आपके, है ना। इसी के बारे में यहाँ पर बता रखा था। तो ये आप समझ गए बैलेंस डाइट के बारे में। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे कि इडली आपका हो गया, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना होता है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों इस तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा व्यय करता है वही संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है। कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें कि आपके पोषक तत्व भरपूर होते हैं, तो अल्प व्यय में, ठीक है, यानी कि कम खर्च में भी हम क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार को खा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ठीक है, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चावल है ना, या फिर जो सब्जियां इनको बार बार, ठीक है, अगर आप चावल को बार बार रिपीटेडली धोते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका विटामिन B1 लॉस हो जाता है, ठीक है। जो भी आप सब्जी वगैरह धो रहे हैं या फिर चावल वगैरह धो रहे हैं तो इनको बार बार नहीं धोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे कि अगर आप भोजन को पका रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उसमें ज़्यादा मात्रा में जल का यूज़ कर लिया है, ठीक है, बाद में उसको आप फेंक रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, या फिर कई प्रकार के जो लाभदायक प्रोटीन होते हैं उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पर हानि होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बता रखा है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। पकाने से विटामिन C आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पकाने पर नष्ट हो जाता है, तो कौन सा आपका विटामिन C है ना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको इतना दे रखा है कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बता रखा है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें किससे ऊर्जा मिलती है, वसा से एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब बट यहाँ पर अगर आप वसा वाली चीज़ें ही लगातार खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ने लगेगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व हमें आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है, हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से एनर्जी मिलती तो है, बट अगर हम वसा का बार बार लगातार सेवन करें, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें बार बार खा रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फैट बढ़ जाएगा, यानी कि मोटापा जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभावजन्य रोग, ठीक है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोगी जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि अगर जो है अपने खाने में लंबे समय तक जो है किसी विशेष पोषक तत्व की कमी करे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, अभावजन्य रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर प्रोटीन नहीं खा रहा है ना, यानी कि प्रोटीन की कमी से आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बता रखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति है जिसकी की वृद्धि अवरुद्ध हो गई है, चेहरे पर सूजन है, बालों के रंग उड़ गए हैं, त्वचा की बीमारियां है ना, तो उसके जो है उसके कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, या फिर उसको कौन सा जो है आपका भोजन करना चाहिए, तो उसको प्रोटीन से भरपूर भोजन करना चाहिए, उसको प्रोटीन की आवश्यकता है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। कि जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये आपको एनर्जी देता है ना। तो जब दोनों ही हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, हम बहुत दुबले पतले हो जाएंगे, चलने में भी असमर्थ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एनर्जी मिल ही नहीं रही है ना। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है ना। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने की आवश्यकता लेने से की जा सकती है। यानी कि अगर अभावजन्य रोग है तो इसको हम मतलब सही कैसे कर सकते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, है ना, एक संतुलित आहार लेते हैं, यानी कि हर एक चीज़ पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय में पढ़नी थी, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब ये जो दे रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। अब देखिए विटामिन ए से आपका कौन सा रोग हो जाता है, छीड़ता, यानी कि दृष्टिहीनता, इसे हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसको देखने में दिक्कत आती है, ठीक है, उसकी जो दृष्टि होती है वो कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि एक व्यक्ति है जिसको कि देखने में दिक्कत आ रही है, उसकी दृष्टि कमजोर है, तो यहाँ पर उसको किस विटामिन की कमी है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ए, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और विटामिन ए का जो है आप रासायनिक नाम मुझे नीचे कमेंट सब में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्या होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है, केमिकल नेम क्या होता है इसका, ठीक है। विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बेरी, और इसके लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की जो ऊर्जा होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। और विटामिन B1 का क्या नाम होता है, थियामीन होता है, ठीक है, थायमीन नहीं होता है, थियामीन होता है, ठीक है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थियामीन होता है ना। विटामिन सी की बात करें तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका, स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय का लगना। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है, उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है, घाव बनने में अधिक समय लग रहा है, तो उसके अंदर कौन से विटामिन की कमी है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन सी। या फिर उसको कौन से जो एक खाद्य पदार्थ खाने की जरूरत है, तो विटामिन सी से भरपूर। और विटामिन सी से भरपूर मैंने आप लोगों को खाद्य पदार्थ बताया हुआ, जैसे कि आपका अमरूद हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैंने विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी आपके खाद्य पदार्थ इसमें कि आपका विटामिन सी पाया था उसके बारे में मैंने बताया था। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए हुए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको यह पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका अस्थियाँ जो होती हैं वो मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं, ठीक है। और विटामिन डी को का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपका, कैल्सिकोफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैंने सभी के आपको केमिकल नेम बता दिए हैं, विटामिन B1 के, सी के, ठीक है, डी के, ये भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, है ना। और कैल्शियम से क्या होता है आपका, अस्थियाँ और दंत क्षय होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, घेंगा, जिसमें जो आपकी गर्दन की ग्रंथि होती है ना फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना बच्चों में मानसिक विकलांगता, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो आयोडीन होता है इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मानसिक विकलांगता होता है, ठीक है। और लौह यानी कि अरक्तता, इसकी कमी से क्या होता है, आपको कमजोरी हो जाती है। और लौह तत्व के भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिसोर्सेज यानी कि स्रोत बता रखे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप जो है जरूर ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और जो मैं पीडीएफ भेजूंगी ना वहाँ से इन चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है, इनको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख शब्द हम लोगों ने देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, संतुलित आहार पढ़ा, बेरी जो कि आपके विटामिन B1 की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, ठीक है, रुच्छान जिसे हम लोग रफेज भी कहते हैं, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। मंड जो कि आपका हमारे जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें उपस्थित होता है, आपके मंड में, ठीक है। विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या है आपके कुछ प्रमुख शब्द हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर
रीड किया। आप देखिए यहाँ पर जो सारांश है इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि रोगों से रक्षा करने में कौन सहायता करते हैं, तो आपके विटामिन करते हैं। ठीक है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते थे, अभावजन्य रोग। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकेंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए दे रखा है, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। पोषक जो हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा। पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा आपका विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, तो इसका आंसर भी आप सभी क्या करेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है, उस रिलेटेड आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, हालांकि प्रीवियस और क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर कराऊंगी, है ना। तो यहाँ पर आपको सही और गलत का जो है भरना भी है, इसको आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, हमें तो अलग अलग खाद्य पदार्थ चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, बिल्कुल भी नहीं, हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे रखा है। ठीक है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, आपका रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, जो अस्थियाँ होती हैं क्या होती हैं आपकी मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, बेरी, ठीक है, बेरी नामक रोग होता है, तो ये किससे होता है, आपका विटामिन बी से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिकेट्स हो जाएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। विटामिन सी के अभाव से आपका क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी एक मैंने यहाँ पर सिर्फ छोड़ा था। ठीक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो आप सभी को पता ही है, कैल्शियम। ठीक है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर दिया था, बट ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को दे रखा है यहाँ पर, इसका आप सभी मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ में। इस क्लास का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी मैं बेहतर जो है आप लोगों के लिए कर सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।